हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है सभी के पास? एक मिनट, कमेंट वाला, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। सभी को नमस्कार। आज दो पेपर हुए हैं आपके साइकोलॉजी के। पहली बार ये है कि मेमोरी बेस्ड पेपर है, तो संभवतः ये दिक्कत आप लोगों के सामने आई होगी कि सर ऑप्शन से याद नहीं है। कुछ कुछ बच्चों ने कुछ कुछ प्रश्न भेजे हैं, फिर भी मैं पूरे पेपर का एक छोटा सा एनालिसिस करवा देता हूँ। सिंपल सी बात याद रखिएगा। पेपर मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है, जो मैं आपको बार बार बात कर रहा था, थोड़ी शब्दावली साइकोलॉजी सीडीपी एक ऐसा पार्ट है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बाकी तो प्रॉब्लम क्रिएट करते ही नहीं है। और लेवल फेस्ट का जो साइकोलॉजी आया था, सीडीपी वाला आया था, वो बहुत अच्छा पेपर था, लेवल का पेपर था। यद्यपि लेवल सेकंड में जो सीडीपी पूछी गई है, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत गजब का लेवल था, एक नॉर्मल लेवल था जिस बच्चे ने थोड़ा सा पढ़ा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको पहले भी बोलता हूँ, साइकोलॉजी एक समझने वाला विषय है। जो इस बच्चा इसको समझेगा वो ज़्यादा बेटर आंसर कर पाएगा। और चूंकि आरपीएससी के एग्जामों में भी साइकोलॉजी अच्छे लेवल की आई है, यदि वो फैक्चुअल अच्छे लेवल की आई है, और आज के जो पर्सन है वो कुछ समझ आधारित थे, अप्लाइड बेस्ड थे, भाषा जिसकी बहुत चेंज थी। तो मैं कुछ चर्चा करूंगा आप लोगों के सामने। हो सकता है आप में से मेरे पास जो आंसर आए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं चर्चा करूंगा। कल जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं वो सिंपल सी बात याद रखना कि कितनी विडंबना की बात है, एनईपी 2020 और बाल कल्याणकारी योजना में प्रश्न आए ही नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि अपन आगे भी नहीं आएगा, कि पेपर जो है वो पुराने सिलेबस बेस पे इन्होंने बनाया है। इसको नए वाले सिलेबस को जैसे देखा ही नहीं हो एग्जामिनर ने, पुराने वाला बोर्ड की साइड से डाउनलोड करके पेपर बना दिया हो, तो बड़ा अफसोस की बात है। जो भी है, खैर। यानी कि प्रश्न पत्र उपलब्धि परीक्षण में वेदता का गुण व व्यापकता का गुण नहीं था, ठीक है। वेदता का गुण नहीं था, पूरा पाठ्यक्रम शामिल नहीं था। नंबर 2 पे, कल जो एग्जाम देने जा रहे हैं वो बच्चे स्पेशली याद रखें, जिन टॉपिक्स पे अपन ने चर्चा की थी, बुद्धि लब्धि वाला सूत्र पे प्रश्न लगातार आ रहे हैं, ठीक है। पिछड़े बालक पे 2 प्रश्न पूछे गए, मतलब पिछड़े बालक को अपने गौण माना था, बट पिछड़े बालक पे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। सृजनात्मक बालक पे एक नया प्रश्न आया था, यूरे का, आप लोगों के दिमाग में होगा, बट यूरे का बहुत ईजी है, ये थोड़ा सा तुम दिमाग लगाओगे तो यूरे का आपको ऐसा लगेगा। सीएल हल, जो मतलब नॉर्मली सीधे प्रश्न आते हैं, सीएल हल पे ऐसा प्रश्न आया है जो किताब में मैंने जरूर डाल रखा है, बट आपने शायद ही किसी ने किताब पढ़ी होगी। उस किताब में एक वर्ड डाल रखा है, यदि किसी ने पढ़ा हो तो आप मात्र वहीं मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा। तो वो एक बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न था। आरटी 2 जो ना, एनसीएफ 2005, एक्शन रिसर्च, इनसे रिलेवेंट प्रश्न आसान थे। ब्लूम टेक्सोनॉमी पे हर पेपर में प्रश्न आया है, दोनों पेपरों में प्रश्न आया है, ठीक है। बाल विकास से रिलेवेंट ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, कंप्लीटली बाल विकास को ज्यादा फोकस किया है। अधिगम में भी स्पेशली एडवर्ड टॉलमैन है, ठीक है, बांडूरा है, स्किनर है, व्यवहारवादी क्या है, इनको लेकर प्रश्न पूछे गए। चलिए मैं चर्चा करता हूं इसको लेकर। कल दे रहे बच्चों को शुभकामनाएं, और जिनका पेपर हो गया है वो आज के पेपर का एनालिसिस जरूर करें। टीचिंग मेथड लगभग वही आया जो मैंने आपको पेडा एक मैराथन क्लास लगाई थी, शायद हर सब्जेक्ट में वहीं से प्रश्न आए। और हमारी जो पीवाई क्यू बेस्ड सीरीज थी, शायद उससे कोई प्रश्न बाहर ही नहीं आया होगा, एनवायरमेंट के बच्चों के मैसेज थे। तो टीचिंग मेथड का मैंने पहले भी बोला था, पीवाई क्यू बेस से आता है। टीचिंग मेथड को लेकर तनाव मत लिया करो, वो चीजें जो है उनको ढंग से पढ़ लो, बहुत सारा टीचिंग मेथड हो जाएगा। साइकोलॉजी एक ऐसा विषय बन चुका है जहां पे आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा, गहराई तक चीजों को समझना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। कोई बात नहीं, बेकार नहीं हुआ, रिट सबका हो जाएगा, टेंशन मत लेना। एक भी बच्चा आपसे रिट से वंचित नहीं होगा। आप ग्रेड थर्ड की प्रिपरेशन शुरू कर देना, क्योंकि ग्रेड थर्ड के लिए आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा। और ग्रेड थर्ड का सिलेबस ऐसा सिलेबस है जिसको इन्होंने इतना ब्रॉड बना रखा है कि आप कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है, जहां हो ना वहीं से स्टार्ट कर देना। इसको लेकर मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा कल या परसों, ग्रेड थर्ड को लेकर। आज अपन चर्चा करें ये प्रश्न जो मेरे पास आए हैं, देखना। एक तो प्रश्न आया प्रेक्षेपी परीक्षण, ये तो हर एग्जाम में प्रश्न आ रहा है, और मैंने कहा था प्रोजेक्टिव टेक्निक भी इंपॉर्टेंट है। वाक्य साहचर्य होता है, शब्द साहचर्य होता है, रोडसा परीक्षण होता है, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली जो है वो प्रेक्षेपी विधि नहीं है, याद रखना, ठीक है। ये आत्म प्रतिवेदन मापक में आता है। कल ही मैंने जो मैराथन ली थी उसी में चीज करवाई थी। कल वाली क्लास में मुझे 5-7 प्रश्न है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये गलत था। उसके बाद जो अगला प्रश्न पूछा गया है, गिलफोर्ड के मानव बुद्धि संरचना मॉडल की 3 श्रेणियों का सीक्वेंस से एक प्रश्न पूछा गया था गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग। तो गिलफोर्ड इंपॉर्टेंट था, याद रखना, और ये प्रश्न पहले भी आया है। तो गिलफोर्ड में हम सब पढ़ते हैं कि सबसे पहले संक्रिया होती है, ऑपरेशन होता है, मानसिक क्रियाएं करते हैं, उसके बाद विषय वस्तु आता है, और लास्ट में क्या आता है, उत्पाद। तो
ऑपरेशन 1 नंबर पे आ गया, विषय वस्तु 2 नंबर पे आ गया, उत्पाद 3 नंबर पे आ गया। ये सीक्वेंस जो है वो आपको सेट करनी थी, आप लोगों ने कर दी होगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुच्छेद 29 में किसका विवरण है? अनुच्छेद 29 में मैंने बात की थी, और जो आरटी 2009 की मैराथन और जो एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज करवाई थी उसमें मैंने एक सूत्र बताया था, ए सुमुनि भाग सिम, यानी कि पाठ्यक्रम का पूरा विवरण है, अधिकतम सीखने के अवसर, सतत व्यापक मूल्यांकन, मूल्य आधारित शिक्षा, ये सब बताया था मैंने, एक सूत्र बताया था। एज इट इज वो प्रश्न आया है, देख लीजिएगा। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 में दिव्यांगता की कितनी श्रेणियां हैं? ये मैंने पहले भी आपको बताया था, ऑफलाइन क्लासेस के बच्चों को जरूर याद होगा कि मैंने कहा था ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि पहले रिट में आ चुका है। इसमें 21 विकलांगताएं जो है वो शामिल की गई हैं। कितनी विकलांगताएं? 21 विकलांगताएं शामिल की गई। प्रश्न आया है, किताब में सब डाल रखे हैं। अगला प्रश्न, कल की जो मैराथन थी उसमें ये मैंने इसकी चर्चा की थी, इस प्रश्न की 5 नंबर का प्रश्न है ये, वैसे कितने नंबर पे होगा? कभी कभी प्रतिभाशाली बालक माता पिता के बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कम बुद्धि के साथ जन्म लेते हैं अथवा इनका ठीक उल्टा होता है, यह वंशानुक्रम का कौन सा नियम कहलाता है? कल मैंने वंशानुक्रम के नियम पे चर्चा की थी और वहां लिखाया था कि माता पिता के बिल्कुल समान बच्चे पैदा होते हैं, आगे लिखा हुआ था प्रत्यागमन का नियम। तो प्रत्यागमन के नियम में मैंने व्याख्या करके बताई थी मैराथन में कि प्रत्यागमन का नियम अपोजिट होता है। जैसे बाबर का पुत्र हुमायूं हुआ, 1 नंबर का हरामी था, बाबर कहाँ था? हुमायूं के बेटा हुआ अकबर। ये उदाहरण मैं हमेशा देता हूं कि वो अकबर कहाँ महान था और हुमायूं जिंदगी मजे लिए। तो लॉ ऑफ रिग्रेशन होता है। क्या होता है? लॉ ऑफ रिग्रेशन है। ओके। अधिक स्थानिक बुद्धि वाले बच्चों को किस क्षेत्र में जाना चाहिए? तो स्थानिक बुद्धि आप जानते ही हैं, ठीक है, जो मानसिक क्रियाओं का संकीर्ण, जो कला वाला क्षेत्र है, वास्तुकार संबंधित, इसमें मूर्तिकार संबंधित लोग स्पेशली सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। पायलट संबंधी इसमें आ जाते हैं। तो ऑप्शन में क्या था? मेरे पास ऑप्शन नहीं आए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना था। इजी था, हार्वर्ड गार्डनर बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं लगता कि कोई बच्चा इस पेपर में बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा। मुझे नहीं लगता कि बेटा तेरे मेरे तो प्रश्न आए नहीं तो क्या किया तुमने, बता। इतना इजी पेपर था। विशेष शिक्षा के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और पाठ्यक्रम कौन नियंत्रित करता है? अपनी बुक में जो व्यक्तिगत भिन्नता वाला टॉपिक है उसमें बाकायदा सेम लाइन लिख रखी है, विशेष शिक्षा के लिए जो प्रशिक्षण और नियंत्रण करता है वो कौन करता है? पुनर्वास परिषद। ये लिख रखी है एज इट इज लैंग्वेज। किताब जिसने पढ़ी है उसका प्रश्न गलत ही नहीं हो सकता है, रखना। तो भारतीय पुनर्वास परिषद जो है वो इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेष शिक्षा के लिए आयोजित करती है। तो पुनर्वास परिषद वाला ये प्रश्न था, ये पहले भी आ चुका है, याद रखना, पहले भी आ चुका है। और ये डाल रखा है मैंने, स्पेशली जिक्र करके इसका डाल रखा व्यक्तिगत भिन्नता में लास्ट में। तो ये देख लेना दोबारा से, विशेष शिक्षा वाले अलाभान्वित बालक वाला बिंदु देख लेना, पिछड़े बालक देख के जाना जो कल वाले एग्जाम वाले बच्चे हैं। और ये भारतीय पुनर्वास शिक्षा परिषद वाला देख लेना, किताब में डाल रखा है। एक बच्चे की मानसिक आयु 1 वर्ष और वास्तविक आयु 6 माह है, तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करो। डबल हो जाएगा, सिंपल सी बात है, याद रखना। एम ए बटा सी ए, ठीक है। तो एम ए 1 वर्ष हो गई और वास्तविक आयु 6 माह हो गई, गुणा 100 निकालोगे तो आईक्यू लेवल कितना आ जाएगा? 200 बुद्धि लब्धि आ जाएगी, याद रखना। सिंपल सा प्रश्न है। कई बच्चे ने भेजा लेवल फर्स्ट में प्रश्न आया था कि गुरुजी मेरे समझोगे नहीं, 6 माह है, तो जस्ट डबल हो जाएगी, ठीक है ना। तो 100 से गुणा करोगे 200 आ जाएगा, याद रखना। तो ये अच्छा प्रश्न था। अब ये निकालना नहीं आता, इसका तो क्या इलाज हो? ये सब चीजें मैंने बताई, कैसा प्रश्न आएगा। एरिक एरिक्सन के अनुसार आयु वर्ग को सुमेलित करे, तो इस प्रश्न को लेकर तो कहीं विवाद ही नहीं होना चाहिए। आयु वर्ग को सुमेलित करना था, आपके सामने ऑप्शन दे रखे थे, आस्था बनाम अनास्था, परिश्रम बनाम हीनता, ये चारों अवस्थाओं के नाम दे रखे थे और आगे एज ग्रुप दे रखा था। तो ये सब चीजें आपकी पढ़ी हुई हैं, तो मुझे लगता नहीं इस प्रश्न को लेकर कोई दिक्कत आई होगी। स्केप फोल्डिंग क्या है? मैंने बहुत चर्चा की। स्केप फोल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्केप फोल्डिंग वाइगोस्की ने दिया है और शिक्षक, इसके ऑप्शन मेरे पास नहीं आए, बट संभवतः ऑप्शन देखते समझ जाएगा कि शिक्षक द्वारा बच्चे को दी जाने वाली अल्पकालिक सहायता, जैसे संकेत देना, उदाहरण देना, इशारे देना, ठीक है, जो प्रारंभिक लेवल पे दी जाती है और बाद में हटा ली जाती है, इसको मंदन, फेडिंग, ये सब मैंने करवाया आपको। भाषा विकास में नकारात्मक प्रभावित करने वाला कारक, ये मेरे पास ऑप्शन आएंगे तब मैं बता दूंगा, बाकी आपके पास यदि हैं तो बता दें आप। हाँ बताऊंगा बेटा। संकल्प मानचित्र शिक्षक की किस प्रकार मदद करता है? अपने कॉन्सेप्ट मैपिंग पढ़ा था, और कॉन्सेप्ट मैपिंग मैंने बताया था कि छोटे छोटे बिंदु रेखा चित्र के माध्यम से डिजाइनिंग बनाते हैं। तो पाठ्यक्रम की डिजाइन करने में, बच्चे को निर्मितवादी कॉन्सेप्ट समझाने में, विषय वस्तु को सरल और स्पष्ट बनाने में ऑप्शन क्या थे उस पे पर्सन डिपेंड करेगा, बाकी इजी उस पर्सन है। प्रधानमंत्री नव उन्मेषी शिक्षण कार्यक्रम, ये केवल एक प्रश्न आया है योजनाओं से, लेवल 2 में शायद। प्रधानमंत्री नव उन्मेषी शिक्षण कार्यक्रम क्या है? ये रचनात्मकता और अनुसंधान को बढ़ावा देने वाला कार्यक्रम है। तो ऑप्शन में संभवतः है रचनात्मकता, अनुसंधान बढ़ावा देने वाला ऑप्शन जरूर होगा आपके सामने।
क्रियात्मक अनुसंधान है, पूर्व परीक्षण, पश्च परीक्षण, एकल प्रारूप। चौथा ऑप्शन क्या है इसका देखना पड़ेगा भाई। क्रियात्मक अनुसंधान कोई भी समस्या के बाद जो है वो स्पेशली समस्या के उपस्थित होने के बाद किया जाता है। तो इसका चौथा ऑप्शन क्या हो मेरे पास आए तब तो मैं इसका बता दूं क्या ऑप्शन हो। एनसीएफ 2000 के पाठ्यक्रम के डिजाइन का मूल उद्देश्य क्या है? तो पाठ्यक्रम के मूल डिजाइन का उद्देश्य था लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के। यदि ऑप्शन में है तो यही करना है, बाकी कौन से ऑप्शन थे उस पर डिपेंड करेगा। ज्ञान की रचना में अनुभवजन्य अधिगम की भूमिका मुख्य रूप से किस पे आधारित है? निर्मितवाद, पूर्व अनुभव के आधार पर बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करेगा। एडीएचडी से पीड़ित बच्चे, इसमें व्यवहारवादी चिकित्सा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या थे? सीएल, इसका समझ में नहीं आया मुझे, सीएल मतलब किस पे था? पियागे की प्री ऑपरेशनल अवस्था, इससे संबंधित चिंतन से रिलेवेंट प्रश्न पूछा गया था, जो नीचे मैंने शायद दे रखा है। शैक्षणिक लब्धि का सूत्र, शैक्षणिक लब्धि का सूत्र किसने दिया था? सिरिल बरट ने स्पेशली इसका उल्लेख किया है। सिरिल बरट पे बहुत प्रश्न आए, याद रखना। तो शैक्षणिक लब्धि का सूत्र क्या होता है? ईए बटा सीए गुणा 100। यदि उपलब्धि लब्धि का सूत्र पूछेगा तो ईए का मतलब है एजुकेशनल एज, सीए का मतलब है क्रॉनिकल एज और गुणा 100 है, तो यहां एमए हो जाएगा सेक्शन लब्धि। तो सिरिल बर्ट ने स्पेशली सेक्शन लब्धि का सूत्र क्या बताया? एनसीएफ 2005 से हो ही गया। लाभान्वित बच्चे से संबंधित जो प्रश्न है मैं बता देता हूं आप लोगों को, मैंने मोबाइल में मेरे पास आ गया है, इसका भी मैं आपको ऑप्शन से समझा देता हूं। एक सेकंड रुको, एक सेकंड, इस पे क्या प्रश्न था बोल देता हूं। अलाभान्वित बालकों के लिए मुख्य भावनात्मक चुनौती क्या है? यह प्रश्न पूछा था। अलाभान्वित बालक से संबंधित मुख्य भावनात्मक चुनौती क्या है? तो देखो इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं, और ये बहुत इजी प्रश्न था। हीनता और नकारात्मकता, आत्मविश्वास, अत्यधिक सक्रियता, दूरदर्शिता। तो आत्मविश्वास, अत्यधिक सक्रियता, दूरदर्शिता ये पॉजिटिव हैं। आप किताब में देखना पहली लाइन ये लिख रखी है, इनमें आत्मविश्वास कमजोर होता है। पहली किताबें लिख रखी है, इनमें हीनता का भाव पाया जाता है, ये नकारात्मक होते हैं। ये पहली विशेषता किताब में मैंने विशेषता में परिभाषा में ये लिख रखी है। तो अलाभान्वित बालक से संबंधित जो विशेषता हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? हीनता और नकारात्मकता। ठीक है, फिर है वृद्धि और विकास का पैटर्न किस पे आधारित था? ये प्रश्न आया था, वृद्धि और विकास। ठीक है, इसमें देखो वृद्धि और विकास पे क्या प्रश्न था। मतलब ऐसा प्रश्न था जिसमें वंशानुक्रम गुणा वातावरण की अंतःक्रिया, मतलब किस पे बेस था? ये प्रश्न था ये शायद, मैं नहीं दे रखा मेरे पास। ओके, इसमें नीचे भी आ जाएगा शायद। किसका सिद्धांत भाषा के विकास में पर्यावरण को महत्वपूर्ण मानता है? तो ये मैंने कल भी चर्चा की थी, कल के मैराथन में चर्चा की थी। वातावरण को, सामाजिक अंतःक्रिया को भाषा विकास में सबसे इंपॉर्टेंट माना, वो किसने माना है? इसमें ऑप्शन में दो थे, पियाजे और वाइगोत्स्की। तो आंसर क्या करना था आपको? वाइगोत्स्की करना था। क्या करना था? वाइगोत्स्की करना था, याद रखना। आरटी में शिक्षक का कर्तव्य ऑप्शन क्या है? उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। व्यवहारवादी अनुकरण के लिए किसे महत्वपूर्ण मानते हैं? तो देखो व्यवहारवादी अनुकरण के लिए किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? इसमें ऑप्शन ये थे, व्यवहारवादी अनुकरण को किससे महत्वपूर्ण मानते हैं? इसमें प्रकृति ऑप्शन में था, पुनर्बलन ऑप्शन में था, पढ़ा जिसने सामाजिक अंतःक्रिया ऑप्शन में था, और सामाजिक कौशल ऑप्शन में था। अब सिंपल सी बात है, व्यवहारवादी जो है वो अनुकरण के लिए किसे महत्वपूर्ण, अभिप्रेरणा में अनुकरण के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं? तो पुनर्बलन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वो पुनर्बलन को सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं, याद रखना। इसमें प्रश्न ये था, अभिप्रेरणा के व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार को आकार देने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो इसमें पुनर्बलन जो होता है वो प्रमुख आकार है। व्यवहारवादी जो वाटसन और ये आपके ये जितने भी हैं व्यवहारवादी, स्किनर, पावलोव, ये सब किसको इंपॉर्टेंट मानते हैं? हाँ, वृद्धि और विकास किस पे आधारित है? तो वृद्धि और विकास किस पे आधारित है? तो उसका आपको आंसर करना था अधिगम गुणा परिपक्वता। ठीक है ना, वृद्धि और विकास किस पैटर्न पे आधारित है? ये जो प्रश्न था ना, वृद्धि विकास किस पे आधारित है, इसमें अधिगम और परिपक्वता आएगा। अधिगम और परिपक्वता के मध्य अंतःक्रिया का परिणाम होता है। हाँ, आनुवांशिकता वातावरण ऑप्शन में, तो आनुवांशिकता वातावरण हो गया। पूर्णबलन ऑप्शन में था बेटा, ये मेरे पास प्रश्न आया हुआ है। इसके फोल्डिंग पे क्वेश्चन लेवल 2 में था। ठीक, जो भी है मेरे पास आप और भेज देना और देख लो एक बार। अल्बर्ट बांडुरा से संबंधित प्रश्न था कि जो अपन दूसरों को देखकर व्यवहार सीखते हैं वो क्या था? उसमें ऑप्शन में शायद एक तो प्रत्यक्ष था और एक स्थानापन्न था। तो स्थानापन्न में भी अपन दूसरे के व्यवहार को अपने ऊपर लागू करते हैं, लेकिन इसका जो सिद्धांत था प्रेक्षण वर्ड, इसमें क्या है? सब
वो इस पे डिपेंड करेगा। अपन दूसरों के व्यवहार को अपने अंदर लाते हैं, उसको अपन प्रत्यक्ष अधिगम या प्रेक्षण अधिगम बोलते हैं। स्थानापन्न अधिगम का मतलब होता है दूसरों पे किए गए व्यवहार को अपने ऊपर लागू कर लेते हैं। तो ऑप्शन एग्जिट क्या था वो मुझे भेजोगे तब पता चलेगा। क्रियात्मक अनुसंधान के ऊपर एक प्रश्न था, कुसमायोजन से रिलेवेंट प्रश्न था, मैं बोल देता हूं क्रियात्मक कुसमायोजन से रिलेवेंट प्रश्न क्या था। कुसमायोजन से रिलेवेंट प्रश्न क्या था, देखो मेरे पास आया है ये प्रश्न। कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाह्य स्रोतों पे थोपता है? कौन सा समायोजन तंत्र हताशा को बाह्य स्रोतों पे सौंपता है, ये प्रश्न था। तो इसको मैं जब चर्चा कर लेता हूं, एक मिनट। लिख के एक बार मैं चर्चा कर लेता हूं, ये प्रश्न अच्छा प्रश्न था। नो, कौन सा समायोजन तंत्र, कौन सा समायोजन तंत्र, कौन सा समायोजन तंत्र हताशा, फ्रस्ट्रेशन, कुंठा, ठीक है, बाहरी स्रोतों पर थोपता है? तो इसमें देखो ऑप्शन में है बहिर्दंडात्मक, दूसरा है अंतःदंडात्मक, समझना है इसको, कुछ नहीं है, नॉर्मल सा प्रश्न है। तीसरा है प्रतिपूरक, और चौथा है उदातीकरण। सिंपल सा प्रश्न है। उदातीकरण में तो क्या करते हो आप, रास्ता बदलते हो, दूसरों पे नहीं डालोगे। प्रतिपूरक में क्या करते हो, क्षतिपूर्ति करते हो, उसके बजाय छोटे चीज या उसकी पूर्ति करते हो। अंतदंडात्मक में आप स्वयं मानते हो। बहिर्दंडात्मक का मतलब होता है जब फ्रस्ट्रेशन में आप चीजों को दूसरों पे डालोगे। तो सिंपल सा मतलब था कि जब मैं अपनी कमी को दूसरों पे डालता हूं स्पेशली, तो बहिर्दंडात्मक या प्रक्षेपण होता है। यह प्रश्न आया था। गिलफोर्ड के मानव संरचना, गिलफोर्ड का जो मानव संरचना मॉडल है उसमें गिल्फ, ये भी अच्छा प्रश्न था। गिलफोर्ड, ब्लैक ले रहा हूं कलर भाई। गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस से संबंधित कौन सा नहीं है? इसमें विशेष घटक ऑप्शन दे रखा है, तो विशेष घटक देखो कोई नहीं होता है इसके ऑप्शन में। विषय वस्तु होता है, विषय वस्तु होता है, उत्पाद होता है, और संचालन होता है। संचालन से कई बच्चे कंफ्यूज हो गए। संचालन होता है प्रक्रिया, जो सबसे पहला ऑप्शन होता है प्रोसेस, उसी को अपन क्या बोलते हैं, संचालन। तो विशेष घटक कोई भी गिलफोर्ड के तत्व से संबंधित नहीं होता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक पहलू का फोकस क्या होता है? तो व्यापक के अंतर्गत क्या आएगा, केवल शैक्षणिक विषय, केवल सह शैक्षणिक गतिविधियां, समग्र विकास जिसमें संज्ञानात्मक, शारीरिक और सामाजिक भावनात्मक पहलू हो। तो व्यापक का मतलब है जिसमें सब कुछ हो। अलाभान्वित बालकों के लिए मुख्य भावनात्मक चुनौती, ये प्रश्न पूछ लिया। एक परछन अधिगम, परछन अधिगम का प्रयोग किसने किया? तो ये सबको पता है, परछन अधिगम का मतलब होता है लेटेंट लर्निंग। ये कल वाली क्लास में भी था, जिसको अपन गुप्त अधिगम या अव्यक्त अधिगम कहते हैं। ये किसने प्रयोग किया था? टॉलमैन ने प्रयोग किया। किसने किया है? टॉलमैन। मेस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार सबसे ऊपर क्या होता है? तो मेस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में जो सबसे ऊपर अपन देखते हैं वो क्या देखते हैं? सबसे ऊपर अपन देखते हैं आत्मसिद्धि, ठीक है। उसके नीचे होता है आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट, ठीक है। सबसे नीचे क्या होता है? शारीरिक आवश्यकता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आत्मसिद्धि हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन में सुरक्षा आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता, आत्म साक्षात्कार, आत्मसम्मान की आवश्यकता। तो सबसे ऊपर होता है आत्मसिद्धि, मतलब आत्म साक्षात्कार। तो आत्म साक्षात्कार ऑप्शन हो जाएगा। पिछड़े बालकों की कौन सी विशेषता नहीं? पिछड़े बालकों भी बहुत प्रश्न पूछे गए। तो पिछड़े बालकों की विशेषता में जो सिरिल ब्रेट की परिभाषा है, सेम उसी पे प्रश्न पूछा गया पिछड़े बालक पे, कि ये औसत से ज्यादा की शैक्षणिक उपलब्धि रखते हैं, ये अपने जो साथ के बच्चे हैं उनसे उच्च बौद्धिक क्षमताएं रखते हैं, ये औसत मानसिक और शैक्षणिक आयु समवयस्क वर्ग से निम्न होती है। तो पिछड़े बालक वे होते हैं जो अपने आयु के साथ के बच्चों से निम्न होते हैं, उनको अपन पिछड़े बालक बोलते हैं। यह प्रश्न पूछा गया था, याद रखना। हाँ, यूरेका का संबंध किससे, प्रश्न की चर्चा कर लेता हूं मैं। यूरेका, सृजनात्मक अवस्था में यूरेका क्या था? सृजनात्मक चिंतन में यूरेका, यूरेका क्या है? देखो, सृजनात्मक चिंतन की चार अवस्थाएं थी। सबसे पहले अवस्था होती है आयोजन।
आयोजन मतलब प्रिपरेशन। दूसरी होती है आपका उद्भवन। तीसरी होती है प्रदीपन या अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि। और चौथी होती है क्या होती है चौथी, दिमाग से निकल रहा है, संशोधन या वेरिफिकेशन, ऐसे कुछ होगा। सबसे पहली जो होती है उसमें तो अपन डाटा एकत्रित करते हैं, समस्या आती है। उद्भवन निष्क्रियता की अवस्था है। प्रदीपन अंतर्दृष्टि होती है जहां बच्चा जागृत होता है, जहां अचानक से समस्या का समाधान नजर आता है। यूरेका जो शब्द लिया है वो आर्मस्ट्रॉन्ग की जो अन्वेषण विधि थी उसी से लिया गया विधि है। तो अन्वेषण मतलब बच्चा अचानक से जागृत होता है और समस्या का समाधान नजर आता है। जिसने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया वो तुरंत कर देगा। जो तीसरी अवस्था थी प्रदीपन या अंतर्दृष्टि, उससे यूरेका संबंध होता है। तो प्रदीपन ऑप्शन में था कि नहीं था, सबसे बड़ी बात है। ये प्रदीपन था तो 100% उसी से आंसर हो जाएगा। और बताएं, मोरक्यूलिस की परिभाषा आई थी ना सर। हाँ, आइडेंटिफिकेशन वाला प्रश्न आया था, देखो मेरे पास भी है। अधिगम की मूलभूत क्षमता और योग्यता में क्या शामिल है, एक प्रश्न ही आया था। अधिगम की मूलभूत क्षमता और योग्यता में क्या शामिल है? विषय पे पूरा अधिकार, तत्परता और इच्छा शक्ति, शिक्षार्थी की अंतर्निहित क्षमताएं और कौशल। तो मूलभूत कौशल जो होता है वो शिक्षार्थी की अंतर्निहित क्षमताएं और कौशल होता है। क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता है, उसमें एक ऑप्शन लिखा हुआ है। क्रियात्मक अनुसंधान एक गतिशील प्रक्रिया है, एक सैद्धांतिक प्रक्रिया है, यह समस्या समाधान से बचता है, यह केवल स्व मूल्यांकन की प्रक्रिया है। तो देखो गतिशील प्रक्रिया तो है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि इसकी जो मैंने मौलिक अनुसंधान से जो एक चार्ट बना रखा है किताब में, उसमें लिख रखा है इसमें कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है, लचीलापन होता है। मूल्यांकन भी इसमें टीचर स्वयं करते हैं, लेकिन केवल स्व मूल्यांकन पर निर्भर नहीं है, दूसरे भी इसमें कर सकते हैं, करते नहीं वो अलग चीज है। इसलिए इसमें सही ऑप्शन होगा क्रियात्मक अनुसंधान एक गतिशील प्रक्रिया है। एक प्रश्न ये आया था, किसी अन्य के व्यवहार या व्यक्तित्व को स्वयं द्वारा अपनाने का क्या कारण है? तो किसी अन्य के व्यवहार या व्यक्तित्व को अपन स्वयं के द्वारा अपनाते हैं, वो क्या होता है? उदात्तीकरण होता है, पहचान होता है, आइडेंटिफिकेशन, प्रक्षेपण या क्षतिपूर्ति। तो ये आइडेंटिफिकेशन होता है कि जब दूसरा कर रहा है उसी के व्यवहार को मैं कर लूं। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? पहचान क्या होती है? वो जैसा बन रहा है वैसा का वैसा व्यवहार करता हूं। मैंने तेरे नाम मूवी का एग्जाम्पल देके क्लास में समझाया हुआ है। एक प्रश्न बहुत अच्छा था लेवल फर्स्ट में, हल सीएल हल के प्रतिक्रिया संभाव्यता सूत्र में प्रतिक्रिया निषेध क्या है, ये प्रश्न आया था। और ये कोई नहीं कर सकता, जिस बच्चे ने इसको बहुत डिटेल से पढ़ा है वही कर सकता है, प्रतिक्रिया निषेध। तो इसमें ऑप्शन में था SHR, डी का मतलब ड्राइव पढ़नो था, वी का मतलब उत्तेजक तीव्रता से होता है, ये मैंने किताब में लिख रखा, पूरा डिटेल डाल रखा है। और एक ऑप्शन था IR होता है प्रतिक्रिया निषेध। जब आप कोई कार्य करते हैं और बार बार जब असफलता मिल जाती है तो इनरिलीवेंट इनहिबिटेशन आता है, मतलब उस क्रिया का प्रति निषेध जो है वो हो जाता है, आप वो प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हो, इसको प्रतिक्रिया निषेध बोलते हैं। तो IR जो है वो हल के सिद्धांत में प्रतिक्रिया निषेध के लिए यूज होता है। ये प्रश्न आया था यूरेका वाला। ये दो प्रश्न तो बहुत गजब के थे। एक प्रश्न था, गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि विद्यालयों में किस प्रकार से आप उसको प्रोत्साहित कर सकते हो? तो सिंपल सा याद रखना, ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं उसमें एक वर्ड याद रखना है, गार्डनर में विविध बुद्धि का प्रयोग करेंगे। तो इसमें एक ऑप्शन में था बहु प्रकार की पहचान, इसमें मतलब विविध शिशुओं, कला, संगीत, भूमि, अभिनय जैसे विविध तरीकों का प्रयोग करेंगे, ऐसा ऑप्शन था, वो करना है। और क्या प्रश्न था? क्रियात्मक अनुसंधान हो गया, ठीक है। पिछले बालक हो गया, मेस्लो वाला हो गया, ब्लड की परिभाषा हो गई, प्रश्न अधिगम हो गया, अलाभान्वित बालक हो गया, व्यापक मूल्यांकन हो गया। और कोई प्रश्न हो तो बताएं आप। हाँ, बच्चा सभी पुरुष को देखकर पापा बोलता है। बच्चा सभी पुरुष को पापा देख के बोलता है। ऑफलाइन क्लासेस के बच्चे याद करना, बच्चा सभी को पापा बोलता है, ये क्या है? बच्चा सभी को पापा बोलता है, ये क्या है बताओ? सभी को पापा बोलता है, उसमें ऑप्शन में है आत्मीकरण, एसिमिलेशन, समंजन, एकोमोडेशन, संतुलीकरण, संतुलीकरण और अनुकूलन। चार ऑप्शन में थे, याद रखना। ये आप क्या करके आओगे, मैंने क्लास में एग्जांपल दिया हुआ है, एजिटीज बच्चों को याद होगा सर, एजिटीज एग्जांपल पूछा गया है। मैंने कहा कि माँ घर पे बैठी थी, बच्चा था, बाहर से कोई आया और आते ही बच्चे ने कहा पापा आ गए। माँ ने कहा मारूंगी थप्पड़ खींच के। मतलब बच्चे ने आज तक पापा को देखा और जब भी कोई दूसरा आदमी आया उसने एज इट इज जो अपने दिमाग में पापा की पिक्चर बनी हुई थी उसने कहा पापा आ गए। मम्मी ने कहा टिंगर दांत लाया जनाब, मम्मी पापा जैसा कोई है, तो वो होता है समंजन।
थोड़ा चेंज किया स्कीमा को। मम्मी ने कहा बेटा तेरे पापा जो है को आज तक कोई पैदा ही को नहीं हो, मैं तो अलग ही जना टापर सही स्कीमा डेवलप करेगा संतुलीकरण। तो पहले से मौजूद स्कीमा का प्रयोग कर लेना वो क्या होता है, एसिमिलेशन होता है, इसलिए आत्मीकरण होगा, सभी को पापा बोलता है। ठीक है ना, वेरी गुड। हाँ, सिफेलोकोडल सिद्धांत से प्रश्न आया था, मस्तको ध्मुखी सिद्धांत किधर से किधर चलता है, तो मस्तको धिमुखी सिफेलोकोडल जो सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा सिफेलोकोडल के अनुसार, तो सिफेलोकोडल के अनुसार क्या हो जाएगा, सिर से पैर हो जाएगा। और बताओ, और बताओ। हाँ, भाषा में आगमन निगमन सिद्ध पे प्रश्न पूछा था, ब्रूनर वाला कौन सा प्रश्न आया था बताओ मुझे। और बताओ। आत्मीकरण हो गया बेटा, सही है। यूरेका में बता दिया मैंने। हाँ, प्रबोधन हो जाएगा बेटा, यूरेका में प्रबोधन आंसर हो जाएगा। प्रबोधन इल्यूमिनेशन बोलते हैं, ये करवाया हुआ है प्रबोधन, प्रबोधन वर्ड अपनी किताब में डाल रखा है। यूरेका, यूरेका मतलब खोजना, सृजनात्मकता किस अवस्था से है, प्रबोधन से है। और क्या बताया था सर, आपसे बात हो सकती है। हाँ, एक प्रश्न और आया था देखो, वंशानुक्रम वातावरण से रिलेवेंट था कि ये जो है वो किसका होता है, मतलब वंशानुक्रम वातावरण क्या है, मतलब गुणन है, योग है, भाग है। तो आपको क्या करना था, गुणन करके आना था। वंशानुक्रम वातावरण क्या है, गणितीय भाषा में क्या है वंशानुक्रम वातावरण, गुणन कहलाएगा। और भी प्रश्न थे मेरे, क्या है कि लास्ट टाइम में मैंने खुद ऐसे पीडीएफ से किया था, मेरे पास जो बच्चों के प्रश्न आए। रक्षात्मक युक्ति से मिलान वाला प्रश्न था, वो तो आप कर दोगे शायद, है ना। प्रेक्षेपी विधि में नहीं है, टीएटी, एससीटी, रेटिंग स्केल, एसएटी। तो प्रेक्षेपी विधि में रेटिंग स्केल नहीं होती, याद रखना, प्रेक्षेपी विधि में रेटिंग स्केल विधि नहीं होती, याद रखना, बाकी सब की सब थी। तो रेटिंग स्केल गलत था, हल द्वारा बता दिया मैंने। एक प्रश्न आया था लेवल फर्स्ट में, हर्बर्ट के पंच उपागम को पंचपदी किसने कहा, ये गजब का प्रश्न था भाई। हर्बर्ट के उपागम को पंचपदी किसने कहा, हर्बर्ट के उपागम को पंचपदी उपागम किसने कहा था, ये स्किनर व हैरीमैन ने कहा था। लेवल फर्स्ट का प्रश्न फिर भी अच्छा था, स्किनर व हैरीमैन ने क्या कहा था, हर्बर्ट के उपागम को पंचपदी उपागम कहा था। मूल प्रवृत्ति जन्य या संवेगात्मक शक्ति को निर्धारित करने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो अपन आप जानते हैं एडिनल ग्रंथि, स्पेशली एडिनल ग्रंथि ऑप्शन में था क्या, ये बता दें मुझे। एडिनल ग्रंथि था। अभिवृद्धि और विकास किस कारक पे आधारित है, तो अधिगम परिपक्वता हो गया ब्लूम टेक्सोनोमी के अनुसार। ब्लूम टेक्सोनोमी का सही सीक्वेंस पूछ रखा था, तो ब्लूम टेक्सोनोमी का सही सीक्वेंस क्या है, उद्देश्य सबसे पहले, ठीक है, फिर विषय वस्तु, फिर लास्ट में उत्पाद। वंशानुक्रम वातावरण का संबंध गणितीय से गुणन से है, बच्चा सभी को पापा। व्यक्तित्व के प्रकार पे एक प्रश्न आया था, वो ऑप्शन क्या है पता नहीं। एक अधिगम प्रतिफल पे भी प्रश्न आया था, कल्पना पे प्रश्न आया, बस बच्चे ने भेजा है कल्पना पे प्रश्न आया, बाकी क्या है पता नहीं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सा चिंतन होता है, मूर्त चिंतन, काल्पनिक, प्रतीकात्मक। तो प्रतीकात्मक चिंतन होता है, कौन सा होता है, प्रतीकात्मक होता है। और बता दें फटाफट, यही प्रश्न थे। रिट मेंस बेटा अक्टूबर नवंबर में हो सकती है। निजी संभाषण का प्रयोग किसने किया, निजी संभाषण का प्रयोग वाइगोत्स्की ने किया है। और बताओ। बाकी यार आप, हाँ, अंतरस्रावी ग्रंथियों में ऑप्शन में जो था, आप प्रश्न मेरे को पूरे और भेज देना मेरे को। माइक्रो टीचिंग के जनक एलन है, ठीक है ना, एलन एचिशन बुश है माइक्रो टीचिंग। पूर्व संक्रियात्मक हो गया, परीक्षा पंचपदी उपागम कहा किसने था। हाँ, वेक्सलर की परिभाषा आई थी, बुद्धि एक सार्वजनिक समुच्चय है। तो बुद्धि को सार्वजनिक योग्यता किसने कहा, डेविड वेक्सलर ने कहा है। परीक्षा कितने प्रकार की होती है, परीक्षा प्रश्न की बात कर रहा है, परीक्षा बता, बालक में कल्पनाशीलता पाई जाती है। अच्छा, शील गुणों का भी था, कौन सा था, आपने भेजे नहीं प्रश्न सब मेरे। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए आईसीटी में, तो दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल, पेकस, आपका स्पीच प्लस कैलकुलेटर, टेलर फ्रेम, ये सब आईसीटी आधारित उपकरण है।
अच्छा, जेम्स ड्रेवर की कल्पना का प्रकार पूछा होगा, परिणामवादी कल्पना, रेसे उत्पादक कल्पना। 5E क्या है? आप सबको मैंने अपने मैराथन में भी कराया था। 5E जॉर्ज बाइक ने दिया है, ठीक है। 5E में क्या आएगा? इंगेज, इलाबरेट, एक्सप्लेन, इवोल्यूशन, एक्सपेंड। बुद्धि में एक्चुअली परिभाषा आई थी, ठीक है। 16P पर बता दिया ना, 16P वाला था। EQ का सूत्र ये बता ही दिया। व्यक्तित्व स्थिर संगठन होता है, क्या है सर? बच्चा चिंतन शुरू कब करता है, मतलब ऑप्शन बताओ, उसके अकॉर्डिंग आएगा। लीला सर्वदर्शी सामग्री, तो उसमें आएगा ना। 5E तो बता दिया ना बेटा मैंने। ADHD के लिए उपचार, उसमें ऑप्शंस आए तब समझ में आया कि क्या ऑप्शन है। देखो सार की बात यही है। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल का पेपर था। स्पेशली NEP 2020 और योजनाओं से प्रश्न नहीं पूछना, फालतू में इतना मेहनत हम लोगों ने की, आप लोगों ने तनाव लिया, ये बड़ी अफसोस की बात रही। आगे ठीक था, रीड तो हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ है कि अब आगे ग्रेड थर्ड को कैसे करें, क्योंकि वो परिणाम आधारित एग्जाम है। इसमें आपके 10 नंबर कम आगे ज़्यादा आगे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वहाँ जिंदगी डिसाइड होगी। तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं आएंगी, बट चूंकि एग्ज़ाम डेट तक फिक्स कर लिए हैं, तो इसका मतलब ये इस साल लास्ट तक करवा देंगे। तो आप जिनका एग्ज़ाम हो गया है, मेरा उनसे निवेदन है कि पेपर का एनालिसिस ज़रूर करें, बट ज़्यादा समय खराब नहीं करें। 1 तारीख से वापस से जुट जाएं इस मिशन में कि ग्रेड थर्ड को निकालना है। और कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है बेटा जी, मैं तो ये कहता हूँ सेल्फ स्टडी करो, अच्छी किताबें पढ़ो। अब कुछ प्रश्न इतने लेवल के आए हैं कि वो समझ बेस हैं, तो मेहनत खुद को करनी पड़ेगी, ठीक है ना। विशेष छात्रों की शिक्षा बता दी ना, भारतीय पुनर्वास परिषद। इसके फोल्डिंग बेटा बता दिया ना, इसके फोल्डिंग वाइगोस्की का कॉन्सेप्ट है। उसमें आपको जैसे हेल्प होती है, सहायता होती है अंशकालिक। जैसे मैंने कहा कि भाई मैं आपको एक हेल्प देता हूं कि आपको ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ठीक है। तो वो निष्पादन के स्तर को बढ़ाने की अल्पकालिक सहायता, जिसमें संकेत इशारे देते हैं और बाद में उस सहायता को हटा लिया जाता है, ये इसके फोल्डिंग है जो वाइगोस्की का कॉन्सेप्ट है। और वाइगोस्की भी 3 प्रश्न आ गए। इनर स्पीच वाला आ गया, वाइगोस्की किसको इंपॉर्टेंट मानता है, पर्यावरण को इंपॉर्टेंट मानता है, इसके फोल्डिंग वाला प्रश्न आ गया, ठीक है। व्यवहारवादी पे ये आ ही गया। आपकी कमेंट तेज गति से चल रही है, मुझे समझ में नहीं आया। भाषा विकास को प्रभावित करने वाला एकल परिवार नहीं प्रभावित, एकल परिवार नकारात्मक होता है, बाकी तो सकारात्मक ही होगा, ठीक है ना। आपके ऑप्शन बहुत तेज चल रहे हैं भाई। अस्थायी सहायता, हाँ अस्थायी सहायता ऑप्शन में था, तो अस्थायी सहायता हो जाएगा। प्रतिभाशाली बात है कि कम संतान वाला कम प्रतिभाशाली किसमें, वंशानुक्रम के नियम में आएगा, तो ये प्रत्यागमन में आ जाएगा। व्यक्तित्व में शामिल नहीं है, मनोसारी गत्यात्मक, ऑप्शन दोबारा लिख बेटा। बेटा अब क्या देखना है, ये जो इन प्रश्नों से रिलेवेंट है वो चीजें देख लो, बाल विकास को अच्छे से देख लो, ठीक है। ये जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं इनको देख के चले जाओ, ठीक है ना। और हावर्ड गार्डनर पढ़ के चले जाओ बुद्धि में। मेन तो चीज ये है। स्थानिक बुद्धि तो आपको पता ही है, जो दृश्य संचालन योग्यता से रिलेवेंट होती है, कलाकार, वास्तुकार, चित्रकार, पायलट, ये सब स्थानिक बुद्धि के उदाहरण है। बुद्धि लब्धि वाला इंपॉर्टेंट है, मेस्लो इंपॉर्टेंट है ही। रोल नंबर गलत भरेगे तो वहाँ बोर्ड बात करना, ठीक है ना। सीखने के प्रतिफल में तो पहले ही बताया हुआ है मेरा। स्थानिक बुद्धि किस में होती है बताया ना मैंने, कलाकार में, मूर्तिकार में, वास्तुकार में। क्रियात्मक अनुसंधान गतिशील। मेटा घटक आया था जो स्टर्नबर्ग से रिलेवेंट था, ये पहले बताया हुआ है। देखो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो चीजें गलत नहीं होंगी। मुख्य परीक्षा हो जाएगी, देखो नवंबर तक पॉसिबल है, ठीक है। मेरे पास जो प्रश्न आए मैंने कोशिश की, यदि आप थोड़ा सा और व्यवस्थित भेज देते तो और बढ़िया हो जाता। अपूर्व समायोजन स्थिर संगठन गत्यात्मक मनोशारीरिक होता है। स्थिरता को इसमें स्पेशली जरूरी नहीं कि स्थिरता इसमें शामिल हो, बाकी सब हो जाएगा। ओके, ठीक है। चलो, आप जो है जैसा है पढ़ लो, मस्त रहो। कल एक सेशन कर लेंगे,
जो पेपर के प्रश्न एकदम सही तरीके से आ जाएंगे तो मैं इनका करवा दूंगा। हो सकता है परसों शायद पेपर ही डाल दें, तो पेपर डालने के बाद यदि आंसर कुछ होता है तो आपत्ति होती है तो उसके अकॉर्डिंग अपन चर्चा कर लेंगे। बाकी अब यही है कि पढ़िए, आगे की ग्रेड 3 की तैयारी शुरू कर दीजिए, यही बेटर ऑप्शन है। ओके, थैंक यू। चलिए, क्योंकि अभी इसमें कमेंट्स में आपका कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे भी, कितने क्या प्रश्न है मेरे जो सामने है, 2-4 प्रश्न जो इंपॉर्टेंट था उनकी चर्चा अपन ने कर ली, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।